क्लास 7th पॉलिटी चैप्टर 1। तो इक्वालिटी जो है वो डेमोक्रेसी का की फीचर है। डेमोक्रेसी में इक्वालिटी एक बहुत की फीचर है। मतलब इक्वल राइट टू वोट। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जैसे इंडिया है, सारे अडल्ट्स को वोट करने का राइट होता है, बिना ये देखे कि उनकी रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, एजुकेशन क्या है और वो कौन से इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का आइडिया ऑफ इक्वालिटी पे बेस्ड है। अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। इंडिया के अंदर पीपल हर तरीके से इक्वल नहीं है। लोग अलग अलग तरीके से इनइक्वालिटी फेस करते हैं। इनइक्वालिटी इज़ बेस्ड अपॉन पॉवर्टी, मतलब गरीबी, और कास्ट में एक दलित है जो कि एक लोअर कास्ट है, वो आज भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है अलग अलग तरीके से। डिग्निटी क्या होता है? डिग्निटी मतलब बीइंग वैल्यूड एंड रेस्पेक्टेड, मतलब एक तरीके से इज्जत मान लो, ठीक है ना। मतलब जो आप हो उसके लिए आपको इज्जत मिलना, वो डिग्निटी है। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, जब कोई पर्सन अनइक्वालिटी ट्रीटेड किया जाता है तो उसकी डिग्निटी को ठेस पहुंचती है, तो उसकी डिग्निटी को ठेस पहुंच जाती है। इनइक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर पर्सन को इक्वल मानता है, लेकिन फिर भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है ना। तो कैसे इनइक्वालिटी फेस करता है, लेकिन जो इनइक्वालिटी का प्रिंसिपल है वो भी इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है। मतलब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में तो इनइक्वालिटी ख़त्म कर दी गई है। तो बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जो कि ये देखते हैं कि लोगों को इक्वली ट्रीटेड किया जाए और उनकी डिग्निटी को ठेस ना पहुँचे। तो कौन से प्रोविजंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? पहला है एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर लॉ, हर पर्सन इक्वल है लॉ से पहले। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, कोई भी पर्सन से भेदभाव नहीं होना चाहिए रिलीजन, रेस, कास्ट या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर। हर पर्सन के पास एक्सेस होता है कोई भी पब्लिक प्लेसेस को एक्सेस करने का, इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल, पार्क्स एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट क्या क्या तरीके अपनाती है इक्वलिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए? सबसे पहले थ्रू लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स। तो ये दोनों तरीके अपनाती है। इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसी, तो ये स्ट्रगल बहुत सारी कंट्रीज़ में चलता है पूरे वर्ल्ड के अंदर इक्वालिटी के लिए। जैसे कि यूएसए में जो अफ्रीकन अमेरिकन है, जिनके एंसेस्टर स्लेव्स थे अमेरिकन के, जो कि अफ्रीका से मंगाए गए थे, तो उनके साथ अभी भी भेदभाव हो रहा है। 1915 में उन्होंने मूवमेंट किया था उनकी इक्वल राइट्स के लिए, जिसकी बदौलत उन्हें सिविल राइट्स मूवमेंट मिले और डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिटेड कर दिया, मतलब बिल्कुल बंद कर दिया, बैन कर दिया। नाउ चैप्टर 2। हेल्थ का मतलब होता है हमारी एबिलिटी किसी भी बीमारी से लड़ने की, उसको बोलते हैं हेल्थ। और हेल्थ के अदर एक्सपेक्ट क्या है, मतलब हेल्थ किस पे डिपेंड करती है? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, एडिक्वेट फूड और गुड लिविंग कंडीशंस। तो इन पे हेल्थ डिपेंड करती है। ये चीज़ अच्छी होंगी तो हेल्थ भी सही होगी। हेल्थ केयर इन इंडिया, तो इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या क्या है कि हमारी पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी इंडिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज हैं, और नंबर ऑफ हॉस्पिटल भी पिछले कुछ टाइम में बढ़े हैं बहुत जल्दी। और मेडिकल टूरिस्ट जैसे भी हमारे देश को यूज़ करते हैं, मतलब जैसे अगर दूसरे देश में किसी कुछ बीमारी होगी तो उसको ठीक कराने के लिए हमारे देश में लाए ऐसे। और मेडिसिन्स का भी हमारा देश बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। अब नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं। ज़्यादातर डॉक्टर्स अर्बन एरियाज़ में सेटल होते हैं, जिसकी वजह से रूरल एरियाज़ में जो लोग होते हैं उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है, और रूरल एरिया के लोग अनरिच्ड होते हैं, मतलब उनको न्यूट्रिशन फुलफ़िल नहीं कर पाते।
और जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है वो भी गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करवाती, जिसकी वजह से कम्युनिकेबल डिसीजेज जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो हमें प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, ब्लड बैंक्स, डॉक्टर्स, एम्बुलेंस सर्विसेज और लेबोरेटरीज चाहिए टेस्टिंग के लिए। नाउ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, तो एक तरफ है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़, दूसरी तरफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। तो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती हैं और विलेज लेवल पे ये एक नर्स रखते हैं और एक विलेज हेल्थ वर्कर रखते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वो सभी हेल्थ सेंटर्स को मैनेज करता है। तो इसका एम क्या होता है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ का, कि क्वालिटी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना सबको, या तो फ्री या फिर बहुत सस्ती। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, तो कुछ नंबर ऑफ डॉक्टर्स अपने ओन प्राइवेट क्लिनिक्स खोल लेते हैं। पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है उनको। मेडिकल शॉप्स होती हैं, हॉस्पिटल्स होती हैं और लैब्स भी होती हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की ये प्राइमरी ड्यूटी है कि ये देखना कि किसी एरिया में कोई बीमारी तो नहीं फैल रही, और क्वालिटी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना और लोगों का वेलफेयर करना। क्या सभी को ठीक हेल्थ केयर मिल पा रही है? इंडिया के अंदर प्राइवेट सर्विसेज बढ़ रही हैं लेकिन पब्लिक सर्विसेज नहीं बढ़ रही हैं। प्राइवेट सेंटर्स जो होती हैं वो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा कंसंट्रेट करती हैं और इनकी कॉस्ट भी बहुत हाई होती है, दवाइयाँ भी महंगी होती हैं, और जो पुअर लोग होते हैं उनके लिए कॉज ऑफ डिस्ट्रेस हो जाता है। बहुत सारी ट्राइबल एरियाज़ में कुछ हेल्थ सेंटर्स होते हैं लेकिन वो प्रॉपरली रन नहीं करते। नाउ चैप्टर 3, तो गवर्नमेंट 3 लेवल पे काम करती है, लोकल, स्टेट और नेशनल। एमएलए कौन होता है? हर स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है एमएलए की। हर स्टेट कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड होता है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको बोलते हैं एमएलए, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा वोट देके। एमएलए डिफरेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी एमएलए जीत जाती है हाफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एक स्टेट के अंदर, वो बोली जाती है मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी पार्टी ही रूलिंग पार्टी बनती है और बाकी इधर होती हैं अपोजिशन। मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है, और जो चीफ मिनिस्टर होता है वो दूसरे लोगों को दूसरे मिनिस्टर्स बना देता है, मतलब इलेक्ट्स करके। एक लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे सारी एमएलएस, मतलब रूलिंग पार्टी और अपोजिशन सब मिलकर डिस्कस करती हैं अलग अलग मैटर्स के ऊपर। रिजल्ट ऑफ असेंबली इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट्स यहाँ पे दे रखे हैं 2017 के। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी ने और यहाँ पे नंबर ऑफ एमएलएज हैं। तो बीजेपी के पास नंबर ऑफ एमएलएज थे 44, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास थे 21, सीपीआई के पास थे 1 और इंडिपेंडेंस जो पार्टीज थी उनके पास थे 2। अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो जिस बिल्डिंग में होता है वो कैपिटल ऑफ द स्टेट में होता है। मतलब डिबेट के समय एमएलए अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करता है किसी भी इशू से रिलेटेड और कुछ सजेशंस भी दे सकता है। जो भी चाहे इसको रिस्पॉन्ड कर सकता है, मतलब वो अपने सजेशंस देगा, बोलेगा, और उनमें से वहाँ पे जो लोग होंगे उनमें से जो भी चाहे वो उसके जवाब में कुछ कह सकता है। मिनिस्टर रिप्लाई करता है क्वेश्चंस में और ट्राई करता है असेंबली को एश्योर करे जिस मैटर के ऊपर वो असेंबली रखी गई है उसको सॉल्व करें और एडिक्वेट स्टेप्स लिए जाएं। मतलब एडिक्वेट मतलब होता है एक नीड को पूरी करने का, ठीक है ना। सीएम और अदर मिनिस्टर डिसीजंस लेते हैं और गवर्नमेंट को रन करते हैं, और लिए गए डिसीजंस जो होते हैं वो एमएलए के द्वारा अप्रूव्ड किए जाने चाहिए। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर
अलग अलग तरीके होते हैं जिसके बदौलत लोग अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर पाते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। इन डिपार्टमेंट्स का जो काम होता है वो एमएलए के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। नाउ चैप्टर 4। एक लड़का या लड़की होना किसी एक इंसान की आइडेंटिटी होती है। अलग अलग रूल्स असाइंड किए गए हैं दोनों के लिए। मोस्ट सोसाइटी मतलब ज़्यादातर सोसाइटी मैन और वुमेन को डिफरेंटली वैल्यूड करती है। वुमेन के काम को कम वैल्यू दी जाती है। ग्रोइंग अप इन समोआ इन 1920s, मतलब समोआ में बड़ा होना 1920s के अंदर क्या क्या चीज़ें थी। समोआ आइलैंड्स जो हैं वो पार्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स हैं साउथर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च 1920 में यहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, घर के काम सीखते थे और फिशिंग करते थे। बॉयज़ और गर्ल्स उनके छोटे भाई बहनों को देखभाल करती थी और गर्ल्स फिशिंग करती थी और वीविंग करती थी। क्या वीविंग में बास्केट बनाती थी। नाउ ग्रोइंग अप मेल इन एमपी 1960s, मध्य प्रदेश में 1960 के अंदर एक मेल का बड़ा होना। क्लास 6 से बॉयज़ और गर्ल्स के सेपरेट स्कूल हो जाया करते थे। गर्ल्स के जो स्कूल थे वो बहुत डिफरेंट थे बॉयज़ के स्कूल से। गर्ल का प्लेग्राउंड था वो सेंट्रल में था ताकि वो टोटल सेक्यूरिटी सिक्योरिटी के साथ खेलें। और गर्ल्स हमेशा ग्रुप्स में चलती थी टीजिंग और अटैकिंग के डर से। सोसाइटी ने बॉयज़ और गर्ल्स के बीच बिल्कुल क्लियर डिस्टिंक्शंस बना दिए, जैसे कि बॉय का टॉय कार है और गर्ल का टॉय डॉल है। इवन मैन एंड वुमेन के पास भी सेम स्टेटस नहीं है। अगर हम घर के काम की बात करें तो मैन की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वुमेन की है घर का काम करना, और उनको इसके लिए सैलरी वगैरह थोड़ी मिलती है, इसलिए उनके काम को डिवैल्यूज़ कर देते हैं लोग। नाउ लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, तो डोमेस्टिक वर्कर्स में मेनली वुमेन आ जाती हैं। जो उनको वेजेस पेड किए जाते हैं वो बहुत लो होते हैं, इसलिए उन वैल्यूएबल रिगार्ड नहीं करते। और इस काम के लिए बहुत हैवी फिजिकल लेबर रिक्वायर होती है क्योंकि ये काम बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। वुमेन्स वर्क एंड इनइक्वालिटी को थ्रू एक्शंस लेने चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीज़न फॉर डिस्क्रिमिनेशन। गवर्नमेंट ने ये बोल रखा है कि हम पॉजिटिव स्टेप्स लेंगे और इस सिचुएशन को हम सुधारेंगे। आंगनवाड़ी क्या होता है? आंगनवाड़ी चाइल्ड केयर सेंटर्स होते हैं सेवरल विलेजेस के अंदर। नाउ चैप्टर 5, फियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशन। लोग ये सोचते हैं कि मैन और वुमेन दोनों के स्पेसिफिक वर्क्स होते हैं, अलग अलग काम होते हैं। घर के बाहर वुमेन को सर्टेन जॉब्स दी जाती हैं, तो ये हमने एक स्टीरियोटाइप बना रखा है कि ये कुछ ही काम कर सकती हैं, पर ठीक है। गर्ल और बॉयज़ को सेम सपोर्ट नहीं मिलता। लर्निंग फॉर चेंज, स्कूल जाना एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ बन गया, लेकिन कुछ बच्चों के लिए पॉसिबल ना रहा, तो ज़्यादातर वो घर का काम सीखे अपनी फैमिलीज़ के साथ। बाद में तो स्कूल्स कॉमन हो गए, सोसाइटीज़ ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना चालू कर दिया। अपोजिशन में कुछ लोगों ने बोला कि गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, तो उस पे लोगों ने फिर इक्वलिटी की फाइट किया, एफर्ट किया। स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, गर्ल्स और बॉयज़ आज दोनों स्कूल अटेंड कर सकते हैं। 1961 के एक सेंसस के तहत मेल जो थे वो 40% थे और फीमेल 50% एजुकेटेड थे, लेकिन 2011 के सेंसस में देखा गया कि 82% मेल और 65% फीमेल एजुकेटेड हैं। मुस्लिम गर्ल्स को कम इजाज़त दी गई प्राइमरी स्कूल कंप्लीट करने की उनकी कम्युनिटी के द्वारा। नाउ वुमेन्स मूवमेंट,
मतलब वुमेन ने मूवमेंट किया इक्वेलिटी के लिए, ठीक है, स्कूल जाने के लिए वगैरह वगैरह। तो 3 तरीके से किया: कैंपेनिंग, रेजिंग अवेयरनेस और प्रोटेस्टिंग। कैंपेनिंग में टू फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है ना, मतलब ये वुमेन के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस हो रहा था उसको रोकने के लिए फाइट की। 2006 में एक लॉ बना कि वुमेन के पास लीगल प्रोटेक्शन होगी डोमेस्टिक वायलेंस से। नेक्स्ट, रेजिंग अवेयरनेस, तो ये इन्होंने किया स्ट्रीट प्लेस के थ्रू, सॉन्ग्स और पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू। उसके बाद प्रोटेस्टिंग की, इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। प्रोटेस्टिंग करना मतलब होता है विद्रोह करना। तो उन्होंने ये सब किया। अब उनके पास राइट टू स्टडी था और उनका जो स्ट्रगल था उन उसकी वजह से चेंजेस आ गए सोसाइटी के अंदर। फिर मैन ने भी उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। नाउ चैप्टर 6, मीडिया का मतलब होता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का एक तरीका। फॉर एग्जांपल फ़ोन कॉल। टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर कुछ फॉर्म्स ऑफ मीडिया हैं। तो वो मिलियंस ऑफ पीपल तक हमको कनेक्ट करती हैं, मिलियंस ऑफ पीपल से पूरे वर्ल्ड के अक्रॉस, इसलिए वो बोली जाती है मास मीडिया। मीडियम का प्लूरल फॉर्म होता है मीडिया। तो वेरियस वेज होते हैं जिसके द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं सोसाइटी के अंदर, वो मीडिया में आते हैं। मीडिया मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। बिना मीडिया के लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, जिस मीडिया में केबल टीवी और इंटरनेट। बदलती टेक्नोलॉजी ने मीडिया को हेल्प किया नए नए लोगों से मिलने में। मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फेयर और बैलेंस्ड रिपोर्ट दे। सेंसरिंग, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ओवर मीडिया। तो एक सेंसर के में पता चला कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है मीडिया के ऊपर। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को भी मीडिया को कंट्रोल करते हैं। इंडिपेंडेंट मीडिया होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। नो वन शुड कंट्रोल, मीडिया को कोई कंट्रोल नहीं करना चाहिए और उसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और वो जो चाहती है वो दिखाना वो दिखाए, लेकिन गवर्नमेंट ने आज खरीद रखा है। मीडिया एंड मनी। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज बहुत महंगी होती हैं यूज़ करने के लिए। ब्रॉडकास्ट, नंबर ऑफ पीपल हेल्प, एक मिनट, ठीक है। तो मीडिया को कास्ट करने के लिए कुछ लोग हेल्प करते हैं उनको पे करके, तो इसलिए वो बहुत बड़े कॉर्पोरेट के द्वारा ओन की गई होती है एक मीडिया कंपनी। तो एडवर्टीजमेंट भी एज अ टूल यूज़ करते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। नाउ मीडिया एंड डेमोक्रेसी। तो हमें नए इवेंट्स और न्यूज़ के बारे में पता चलता है मीडिया के थ्रू। पूरे वर्ल्ड में जो हो रहा है उसके बारे में पता चल जाता है। सेटिंग एजेंडाज, डिसाइड विच स्टोरीज टू फोकस अपॉन। मतलब जो मीडिया है उसको एजेंडा सेट करने पड़ते हैं, उनको ये सोचना पड़ता है कि किस स्टोरी पे हमें फोकस करना है, किस पे नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें उनकी एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पता चलता है। तो मीडिया 2 तरह की होती हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में आ जाते हैं न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाते हैं टीवी और रेडियो। तो नई टेक्नोलॉजी जो आई है उसने क्वालिटी ऑफ साउंड और इमेजेस को इम्प्रूव कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर। नाउ चैप्टर 7। तो एडवर्टीजमेंट्स, जो एड्स होते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं, हमारा जो अटेंशन होता है वो वेरियस प्रोडक्ट्स की तरफ खींचने के लिए। एडवर्टीजमेंट्स एक प्रोडक्ट को पॉजिटिवली डिस्क्राइब करते हैं ताकि हमें उसे खरीदने में इंटरेस्ट आए। तो बहुत सारे तरीके के एडवर्टाइज होते हैं, जैसे एडवर्टीज़ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड वैल्यू। ब्रांडिंग मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट पे स्टैम्प कर देना एक पर्टिकुलर नेम, वो उसकी ब्रांड का नाम हो गया। फिर तो ब्रांड जो होता है वो हमारा एक इम्प्रेशन बना देता है एक कस्टमर के माइंड में। सिर्फ एक प्रोडक्ट को ब्रांडिंग कर देना इनफ नहीं होता, क्योंकि मार्केट में उसी प्रोडक्ट के बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं, तो इसलिए मार्केट में टफ कॉम्पिटिशन्स होता है। ब्रांड वैल्यूज़ एंड सोशल वर्क्स। एड्स सोशल लाइफ के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो महंगे होते हैं उनकी पैकेजिंग और एडवर्टाइजमेंट की वजह से। जो स्टार्स होते हैं, बड़े बड़े एक्टर होते हैं, वो उसको एडवर्टाइज करते हैं जिससे कि कुछ लोग टेम्प्ट फील करते हैं उनको खरीदने के लिए, मतलब मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनका फेवरेट एक्टर है, उसको एडवर्टाइज कर रहा है। एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी। एडवर्टाइजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है एक कंपनी के लिए। छोटे मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है एडवर्टाइज करना। हम ये सोचते हैं कि जो पैक्ड और ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है वो उन चीज़ों से बेटर होता है जो कि पैकेट के अंदर नहीं आते। अलग अलग ब्रांड्स के जो एड्स होते हैं वो कस्टमर को कंफ्यूज कर देते हैं कि क्या खरीदना है और क्या नहीं। नाउ चैप्टर 8, व्हाट इज़ अ मार्केट। मार्केट क्या होता है? तो मार्केट वो प्लेस होती है जहाँ बायर और सेलर इन्वॉल्व होते हैं एक सामान की खरीदा बेची में। तो मार्केट सेलर और प्रोड्यूसर्स के बीच एक लिंक इस्टेब्लिश कर देता है। मार्केट्स कई तरह की होती हैं, वीकली मार्केट्स, शॉप्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और मॉल्स। तो जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है वो एक मार्केट ओनर के द्वारा, एक शॉप ओनर मतलब जो दुकान चलाता है, तो वो चेंज होता रहता है। तो ये डिपेंड रहता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है और कस्टमर की बाइंग कैपेसिटी कितनी है। आजकल तो ऑनलाइन मार्केट भी आ जाते हैं जिसमें होम डिलीवरी दी जाती है, मतलब वो आपके सामान घर देने आ जाएंगे। वीकली मार्केट क्या होता है? तो वीकली मार्केट एक वीक के एक स्पेसिफिक डे पे लगती है और यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो सस्ती होती हैं क्योंकि किसी भी शॉपकीपर के पास कोई परमानेंट बिल्डिंग नहीं होती, तो उसको रेंट वगैरह नहीं भरना और ना कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, तो इसलिए वो चीज़ें सस्ती देता है। नेक्स्ट, शॉप्स। तो ये परमानेंट बिल्डिंग्स होती हैं जो कि रोड साइड स्टॉल से अलग होती हैं। बायर और सेलर्स एक दूसरे को जानते होते हैं, इसलिए वो क्रेडिट पे भी सामान दे सकते हैं। नेक्स्ट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। अर्बन एरियाज़ में मतलब शहरी इलाके में बहुत सारी शॉप्स एक ही जगह पे हो जाती हैं, तो उनको बोलते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट, मॉल्स। जो मॉल्स होते हैं वो मल्टी स्टोरीज होते हैं, मतलब स्टोरी मतलब होता है मंजिल, और एयर कंडीशन बिल्डिंग्स होती हैं विद शॉप्स ऑन डिफरेंट फ्लोर्स। अलग अलग फ्लोर्स पे अलग अलग शॉप्स होती हैं, तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है ओनर की वो बहुत ज़्यादा होती है। चेन ऑफ मार्केट क्या होती है? तो प्रोड्यूसर से सामान होलसेलर पे जाता है और होलसेलर्स पे जाता है ट्रेडर पे, और ट्रेडर ही उस पर रिटेल करता है, मतलब उसकी प्राइस टैग ट्रेलर ही लगाता है, ट्रेडर, और ट्रेडर से पहुंचता है फाइनल कंज्यूमर तक। तो ये चेन होती है चेन ऑफ मार्केट। नाउ चैप्टर 9। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ कॉटन से सेल ऑफ द टी शर्ट तक की जर्नी। तो सबसे पहले कॉटन फार्म इन कुरनूल आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो यहाँ के फार्मर्स कॉटन ग्रो करते हैं स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड के ऊपर, उसको ग्रो करते हैं, फिर उसको रीप करते हैं, मतलब उस डाली से उसको अलग करते हैं कॉटन को। फिर कॉटन की जो बॉल्स होती हैं वो एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, तो उसको लोकल ट्रेडर को बेच दे देते हैं। लोकल ट्रेडर की इनकम ज़्यादा होती है वेज लेबर से, जो खेतों में काम करते हैं, जो ये तीनों काम करते हैं। नेक्स्ट, द क्लोथ मार्केट ऑफ इरोड तमिलनाडु के अंदर है। तो वहाँ पे एक बाई वीकली क्लोथ मार्केट है जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लोथ मार्केट है पूरे वर्ल्ड की, मतलब लार्जेस्ट नहीं है, जो सबसे बड़ी हैं उनमें से एक है। लार्ज वेराइटी ऑफ क्लोथ्स यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ पे मर्चेंट्स एक्सपोर्टर की तरह वर्क करते हैं, मतलब यहाँ से जो क्लोथ है वो दूसरी जगह पहुँचाते हैं और दूसरी जगह से यहाँ पे लेके आते हैं। नेक्स्ट, वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लोथ एट होम। जो मर्चेंट्स होते हैं वो वीवर्स को काम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उस ऑर्डर के बेस्ड पे, जो जितने ऑर्डर्स उसको मिले हैं उसके बेस्ड पे वो वीवर्स को काम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जो मर्चेंट्स होते हैं वो वीवर को धागा देते हैं और वीवर उससे क्लोथ बना के मर्चेंट्स को देते हैं। गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। एरोड मार्केट गारमेंट सप्लाई करता है टू गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री जो कि दिल्ली के पास है। तो ये जो फैक्ट्री है ये क्लॉथ को शर्ट में कन्वर्ट करती है और फिर उसको एक्सपोर्ट कर देती है फॉरेन बायर्स तक।
दीज लार्ज स्टोर्स डू बिजनेस स्ट्रिक्टली टू देयर ओन टर्म्स। तो ये बिजनेस करते हैं इसको फॉरेन बायर्स को बेचने का, क्योंकि दूसरे देशों में इसको महंगा बेचते हैं। वुमेन वर्कर्स, तो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री वुमेन को एज अ टेम्परेरी वर्कर्स रखती है, और वुमेन की जो वेजेस होती हैं वो लोएस्ट वेजेस होती हैं। और वुमेन किस किस काम में हेल्प करती हैं? थ्रेड कटिंग, बटनिंग, आयरनिंग एंड पैकेजिंग में। मार्केट एंड इक्वालिटी, तो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री का जो प्रॉफिट है वो मॉडरेट रहता है, ना बहुत ज़्यादा होता है और ना बहुत कम, मॉडरेट रहता है। फॉरेन बिजनेस पर्सन के पास ह्यूज प्रॉफिट्स होते हैं। मर्चेंट्स की जो इनकम होती है वो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री से कम होती है। तो जो मार्केट होता है वो लोगों को अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करता है, वो जिस चीज़ के लिए। तो उससे पहले ये है कि स्मॉल कॉटन फार्मर्स और वीवर्स जो होते हैं वो अपने काम की फेयर प्राइस नहीं ले पाते, जो वो प्रोड्यूस करते हैं उसकी भी उनको अच्छी प्राइस नहीं मिलती। तो जो मार्केट्स होती है वो लोगों को अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र करती है उस काम के लिए जिस काम के लिए वो एबल हैं, और वो चीज़ों को बेचते हैं, जो चीज़ें वो ग्रो करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। नाउ चैप्टर 10। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवरी इंडियन को इक्वल रिकॉग्नाइज करता है बिना किसी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ऑल इंडियंस एज लॉ बिफोर द लॉ एंड स्टेट्स द नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज देयर। मतलब ये चीज़ तो हर चैप्टर में मतलब शुरू से ही ये बोली गई है कि ये डिपेंड नहीं करता कि वो किस रिलीजन से, उसका सेक्स क्या है, उसका कास्ट क्या है, और वो गरीब है या अमीर, वो इक्वल कंसिडर किया जाएगा। स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, पूरे वर्ल्ड में पीपल लड़ते हैं उनकी राइट्स और इक्वलिटी के लिए, और डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने का वो ट्राई करते हैं जो उनके साथ होता है। तो वुमेन भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। लोग साथ में आते हैं एक इशू के ऊपर फाइट करने के लिए। फॉर एग्जांपल तवा मत्स्य संघ। अदर स्ट्रगल अगर हम देखें तो बीड़ी वर्कर, फिशरमैन, एग्रीकल्चर लेबर्स और श्रम ड्वेलर्स, ये लोग भी फाइट करते हैं इक्वालिटी और जस्टिस के लिए। तो तवा मत्स्य संघ का हम यहाँ पे देखते हैं। तवा मत्स्य संघ, फेडरलिज्म ऑफ फिशरमैन कोऑपरेटिव्स, मतलब फिशरमैन का जो कोऑपरेटिव्स था उसमें फेडरेशन था, मतलब बहुत सारे फिशरमैन्स का एक मेन मुखिया होता था इस तरीके से। तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स, मतलब जो फॉरेस्ट में रहते थे, उन्होंने अपनी राइट के लिए फाइट की, क्योंकि उनको सतपुरा फॉरेस्ट में से हटा दिया गया था जो कि एमपी के अंदर है। तो यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है। स्टोरी क्या है? तो जब तवा डैम की कंस्ट्रक्शन चल रही थी 1958 के अंदर, और वो कंप्लीट हुआ 1978 में, तो फॉरेस्ट के लार्ज पार्ट्स क्लियर कर दिए गए थे, जिससे कि फॉरेस्ट ड्वेलर जो फॉरेस्ट के अंदर रहते थे उनको सफ़र करना पड़ा। तो फॉरेस्ट ड्वेलर की अर्निंग बहुत कम थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने फिशिंग राइट दे दी तवा रिजर्वर को 1994 में, मतलब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने फिशरमैन का एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट किया। तो फिशरमैन ने अपने यूनियन बना लिए अपनी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और रैलीज, चक्का जाम, ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड की, जिसका मतलब फिशिंग राइट्स, मतलब जिससे कि फिशिंग राइट्स विलेजर्स को वापस कर दी गई 1996 में। तो फिशिंग वर्कर्स एबल हो गए अपनी अर्निंग्स को धीरे धीरे बढ़ाने के लिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, तो मूवमेंट एंड स्ट्रगल्स इक्वालिटी के लिए जो थे वो इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे थे। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और इक्वालिटी गारंटी करता है कि एक इंसान को मिलेंगे, जो कि डेमोक्रेसी के अंदर रिक्वायर्ड होती है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और सोल ऑफ डेमोक्रेसी इक्वालिटी को बोला जाता है।